ब्लैडर स्टोन्स। उसमें उसके 3 टाइप्स हैं, वन इज़ कोलेस्टेरॉल स्टोन, पिगमेंटेड स्टोन एंड मिक्स स्टोन। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोन। ठीक है फ्रेंड्स, देन ये तीनों स्टोन्स के हम पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे और इन गॉल ब्लैडर स्टोन्स के इफ़ेक्ट क्या होता है हिपैटोबिलियरी सिस्टम पे, और इन गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी है और इसकी कौन सी मैनेजमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर स्टोन। इसी कंडीशन को हम कहते हैं कोलेलिथियासिस। जैसे किडनी में स्टोन होने को हम नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं, उसी तरह गॉल ब्लैडर में स्टोन होने को हम कोलेलिथियासिस कहते हैं। So gallbladder stone is so common that it affects 10 to 20% of the adult population। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में 10 to 20% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन में होता है, और उसमें से 70 to 80% आर असिम्टोमेटिक, मतलब वो स्टोन पड़ा हुआ है बट उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं है। आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपीजीटी के लिए कि कितने % गॉल स्टोन्स के पेशेंट असिम्टोमेटिक रहते हैं और बाकी 20 to 30 पेशेंट्स को सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो वो सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे बिलियरी कोलिक, डिस्पेप्सिया, नोशिया, वोमिटिंग, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। मोस्ट कॉमनली किस में दिखाई देता है, फीमेल्स में दिखाई देते हैं। सो ये सर्जरी की कई सारे टेक्स्ट बुक्स में आपको ये दिखाई देगा कि 5 Fs ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोन। सो ये मतलब 5 Fs मतलब F से शुरू होने वाले ऐसे 5 चीज़ें हैं इस पॉपुलेशन को ये गॉल ब्लैडर स्टोन या डिसीज़ अफेक्ट करता है। बट इट इज़ नॉट अ गोल्डन रूल। गॉल ब्लैडर स्टोन कैसे भी प्रेजेंट हो सकता है, और कुछ सारे टेक्स्ट बुक में आपको और 6th F भी मिलेगा जिसका फेयर नाम है। बट इट इज़ नॉट अ गोल्डन रूल कि आपको ऐसे ही उसका प्रेजेंटेशन मिलेगा। इस गॉल ब्लैडर स्टोन का प्रेजेंटेशन इट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट F, फैट। फैट यानी जो ओबीस्ट है। फर्टाइल मतलब फर्टाइल एज ग्रुप में है, और फर्टाइल एज ग्रुप में फीमेल्स में क्या होता है, ईस्ट्रोजन की सर्ज रहती है, और ईस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिव रोल होता है। क्या प्रोटेक्टिव रोल होता है कि वो पेरिफेरल कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करके हिपैटोबिलियरी सिस्टम में जाके ड्रेन कर देता है या फिर पोर कर देता है। इसके कारण जो फर्टाइल फीमेल्स होती है उनमें कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम हो जाती है और रिस्क बढ़ती है गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन की। देन थर्ड F इज़ फ्लैटुलेंट। फ्लैटुलेंट यानी डिस्पेप्सिया रहना, ठीक है। फीमेल ऑफ 40 यानी 40 एज, और फेयर। कुछ टेक्स्ट बुक में आपको 6th F भी मिलेगा जैसे फेयर है। सो आपको AIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से और है कि हाँ मैं टेक होम पॉइंट सही बता रहा हूँ। व्हाट इज़ द एंडेमिक जोन और एंडेमिक बेल्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोन्स या फिर गॉल ब्लैडर डिसीजेस। 90 to 93% ऑफ द बिलियरी ट्रैक्ट डिसीजेस या फिर गॉल ब्लैडर डिसीजेस आर रिलेटेड टू गॉल स्टोन्स, ठीक है। सो इसमें से नॉर्थन प्लस नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इट इज़ द एंडेमिक बेल्ट, एंडेमिक जोन। क्यों? क्योंकि इसे ही गैंगेटिक बेल्ट कहा जाता है। गैंगेटिक बेल्ट, गैंगेटिक बेल्ट यानी जिस स्टेट से या जिस शहरों से गंगा नदी ट्रैवल कर रही है, रिवर गंगा। इसमें कई सारे हाइपोथेसिस है। कुछ लोग कहते हैं गंगा रिवर में इंक्रीज्ड आर्सेनिक कंटेंट होने के कारण ये है। बहुत सारे हाइपोथेसिस है, बट गंगेटिक बेल्ट ये गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए या फिर गॉल ब्लैडर डिसीजेस के लिए एक एंडेमिक है। एंडेमिक जोन है, मतलब उसी रीजन्स में आपको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड डिसीजेस ज़्यादातर मिलेंगे, ठीक है। सो स्पेशली इन यूपी एंड बिहार, यूपी प्लस बिहार स्पेशली, ये आपको AIPGT पॉइंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा एक एंडेमिक जोन है गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर्स का। देन ये आपको जैसे कि एक स्पेसिमेन है, गॉल ब्लैडर है और उसमें एक कई सारे गॉल स्टोन्स हैं। सो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गॉल ब्लैडर। इसमें 3 टाइप्स है, कोलेस्टेरॉल, पिगमेंटेड एंड मिक्स स्टोन। सो कोलेस्टेरॉल स्टोन्स, इसमें लिखा गया है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन वर्ल्ड वाइड। मार्क माई वर्ड्स फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड वाइड के बारे में हम बात कर रहे हैं, बट जब हम एशिया के बारे में बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन स्टोन कोलेस्ट्रॉल ना होके मिक्स्ड रहेंगे। मिक्स स्टोन जो है वो मोस्ट कॉमन इन एशिया, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द कोलेस्टेरॉल स्टोन आर सॉलिटरी। सॉलिटरी यानी सिंगल रहते हैं। अभी ये फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए हमें
कोलेस्टेरॉल स्टोन्स को पढ़ने के लिए हमें बाइल का कंपोजिशन पढ़ना पड़ेगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि 90 to 95% इसमें वाटर रहता है, 5 to 10% इसमें कोलेस्टेरॉल, बाइल एसिड और लेसिथिन रहते हैं। और बाइल एसिड प्लस लेसिथिन का रेशियो कितना रहता है कोलेस्टेरॉल से रिलेटेड, तो 25:1। मतलब बाइल एसिड प्लस लेसिथिन ये दोनों कोलेस्ट्रॉल से 25 टाइम्स बढ़ जाते हैं। अगर इस रेशियो में कुछ कम ज़्यादा हुआ तो वो गॉलस्टोन फॉर्मेशन के लिए कारणीभूत रहता है। ठीक है, सो इसमें भी स्पेसिमेन में आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन है, ये ब्राउन पिगमेंटेड स्टोन है, ये मिक्स स्टोन है, ये भी मिक्स स्टोन है, और ये ऐसे कोलेस्टेरॉल स्टोन रहते हैं बड़े बड़े। सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोन, स्पेशली कोलेस्टेरॉल स्टोन फॉर्म होने के लिए 3 मैकेनिज्म है, लिथोजेनिक बाइल, न्यूक्लिएशन एंड बिलियरी स्टेसिस। ये क्या होंगे, क्या होता है, ये हम फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट लिथोजेनिक बाइल। लिथोजेनिक बाइल मतलब क्या है कि इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बाइल टू फॉर्म स्टोन। मतलब इसे हम प्री कैलकुलस कंडीशन कहेंगे, जिसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन्स फॉर्म होने की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें बाइल एसिड प्लस लेसिथिन का जो हम रेशियो हमने देखा था, जो एज टू कोलेस्ट्रॉल के साथ जो रेशियो था, वो रेशियो में हमने देखा था 25:1 था। बट यही रेशियो अगर कम हो जाए, 13:1 हो जाए, तो इट इज़ द टेंडेंसी, इट कंसिस्ट द टेंडेंसी टू फॉर्म अ गॉल ब्लैडर कैलकुलस। सो ये कोलेस्ट्रॉल एज टू बाइल एसिड और लेसिथिन, ये हमने रेशियो देखा था 1:25। मतलब अगर स्टोन फॉर्मेशन करना पड़ेगा तो हमें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना पड़ेगा, अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ रहा है तो हमें बाइल एसिड को कम करना पड़ेगा, या फिर लेसिथिन को कम करना पड़ेगा। अब ये लिथोजेनिक बाइल भी 3 मैकेनिज्म से फॉर्म होता है। उसमें सुपर सैचुरेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। कैसे, एक तो ओबेस्ट पर्सन में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, या फिर जो पेशेंट ओरल इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, या फिर क्लोफाइब्रेट थेरेपी। क्लोफाइब्रेट एक ड्रग है जो एंटी डिसलिपिडेमिक ड्रग्स में आते हैं, डिसलिपिडेमिक या फिर एंटी हाइपरलिपिडेमिक, लिपिड्स के बढ़ जाने से या फिर उनके डिसप्रपोर्शन में। ठीक है, इसमें यूज़ किए जाने वाला ड्रग है। इस ड्रग का मैकेनिज्म मैं शॉर्टली आपको बताता हूँ कि यह ड्रग क्या करता है। थ्रू आउट द बॉडी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कलेक्ट करके उसको लीवर और हिपेटोबिलियरी सिस्टम में सिक्रीट कर देता है। मतलब ब्लड कोलेस्ट्रॉल घटा के गॉल ब्लैडर में उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देता है, तो इसके कारण सैचुरेशन कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट मैकेनिज्म इज डिक्रीज्ड इन बाइल एसिड। बाइल एसिड का कम हो जाना, हमने देखा था यदि बाइल एसिड और लेसिथिन प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएंगे तो प्रोपोर्शनेटली कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने के बावजूद भी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा, तो उससे भी लिथोजेनिक बाइल, मतलब बाइल ऐसे बन जाता है जिसकी टेंडेंसी स्टोन फॉर्मेशन की हो जाती है। सो इसमें हम देखेंगे ये असेंडिंग कोलॉन है, ये टर्मिनल इलियम है, और ये है अपेंडिक्स है। सो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हमें पता है फ्रेंड्स। 1 इज़ डिओडिनम, सेकेंड इज़ जेजुनम एंड थर्ड इज़ इलियम। सो इलियम में भी टर्मिनल इलियम, मतलब लास्ट 15 to 20 सेंटीमीटर का जो रीजन है, उसमें कुछ मेजर चीज़ें होती है बॉडी की, वो रीअब्सॉर्ब्ड होती है। मतलब जैसे कि B12 जो विटामिन रहता है वो इलियम से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और सेकेंड इज़ बाइल एसिड। 2 बी से चीज़ें हैं, बाइल एसिड एंड B12, जो इलियम से एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ वेन्स जाके ड्रेन करती है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन में, और अनदर वेन आती है स्प्लेनिक वेन, और बना देती है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन जाती है लीवर में। ठीक है, लीवर का मेजर ब्लड सप्लाई इज पोर्टल वेन। वी ऑल नो दिस स्टोरी। देन जब ये टर्मिनल इलियम अगर डिसीज्ड होगा यानी इसमें लेट्स से अल्सर होंगे। अल्सर किस चीज़ के हो सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के हो सकते हैं, क्रोन्स डिसीज़ के हो सकते हैं, या फिर टाइफाइड अल्सर्स हो सकते हैं। कई सारे टाइप्स के इन्फेक्शियस अल्सर, ईओसिनोफिलिया की वजह से अल्सर हो सकते हैं,
इन सारी चीज़ों की वजह से अगर अल्सर होंगे तो ये B12 और बाइल एसिड एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। इसके कारण टोटल बाइल एसिड डेफिशिएंसी हो जाएगी और उसके कारण गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन की प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अनदर कॉज इज़ इलियल रिसेक्शन। रिसेक्शन यानी जब ये इलियम डिसीज्ड है तो कुछ सारे ऑपरेटिव ऐसे रहते हैं जिसमें हम टर्मिनल इलियम का 15 सेंटीमीटर पार्ट हम निकाल देते हैं, जैसे कि राइट हेमिकोलेक्टोमी। राइट हेमिकोलेक्टोमी की कई सारे इंडिकेशन है जिसके मैं अभी डीप में नहीं जाना चाहूँगा, जिसमें हम असेंडिंग कोलन, अपेंडिक्स, सीकम, टर्मिनल इलियम का 15 to 20 सेंटीमीटर का पार्ट और ट्रांसवर्स कोलन का 2/3 पोर्शन या फिर डिपेंडिंग अपॉन द डिसीज्ड पोर्शन हम उसको निकाल देते हैं, कुछ पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलन निकाल देते हैं। सो ऐसे सारे कंडीशंस में अगर हम टर्मिनल इलियम निकाल रहे हैं तो हमारा बाइल एसिड रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, जिसके कारण उसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी और उसके कारण गॉलस्टोन फॉर्मेशन होंगे। सो नाउ वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर द कोलेस्टेरामाइन एंड कोलेस्टिपॉल थेरेपी। कोलेस्टेरामाइन एंड कोलेस्टिपॉल ये कौन से ड्रग है? ये भी एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है, मतलब हाइपरलिपिडीमिया या फिर डिसलिपिडीमिया में इनको यूज़ किया जाता है। ये ड्रग्स है। सो इन ड्रग्स के कई सारे 9 क्लासिफिकेशंस है। इसमें से कोलेस्टेरामाइन और कोलेस्टिपॉल ये क्या है? ये बाइल एसिड सिक्विस्ट्रेंट्स है। सिक्विस्ट्रेंट्स ये बाइल एसिड सिक्विस्ट्रेंट्स हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो एब्सॉर्बेबल बाइल रहता है उसे नॉन एब्सॉर्बेबल में कन्वर्ट किया जाता है और उसका सिक्रीशन बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। आपको AIPGT के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ये दोनों भी हैं। इसमें कोलेस्टेरामिन मोर देन कोलेस्टिपॉल, ये दोनों भी बाइल एसिड सिक्विस्ट्रेंट है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ये काम आता है और ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक भी ड्रग है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, बाइल एसिड को एब्जॉर्बेबल से नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके मैक्सिमम अमाउंट में सिक्रीट किया जाता है। इस कारण बाइल एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है और उस कारण कोलेस्टेरॉल स्टोन्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। नाउ डिक्रीज इन लेसिथिन। लेसिथिन डिक्रीज होने के लिए एक बेसिक कॉज तो है MDR3 जीन म्यूटेशन होना। ये बस आप एक बार पढ़ लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिक्रीज इन बाइल एसिड एंड सुपर सैचुरेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल के कॉजेस। नाउ सेकेंड मैकेनिज्म जो हमने उस ट्रायंगल में पढ़ा था, उस डायग्राम में, इट इज़ बिलियरी स्टेसिस। स्टेसिस यानी क्या? रुक जाना। ठीक है, और बिलियरी यानी क्या? बाइल का रुक जाना। ठीक है, ड्यू टू द स्टेसिस ऑफ द बिलियरी ड्रेनेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, बिलियरी फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा था कि बिलियरी मोटिलिटी बढ़ने के लिए या फिर स्पिंटर ऑफ ओडा की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन इज द रिस्पॉन्सिबल हार्मोन। ठीक है, देयर इज इंक्रीज इन टेंडेंसी ऑफ गॉलस्टोन फॉर्मेशन, मतलब बाइल स्टोन बिलियरी ड्रेनेज का रुक जाना या फिर स्लो हो जाना, उसके कारण उसका वहाँ पे इकट्ठा होने के कारण उसमें टेंडेंसी बढ़ जाती है बाइल स्टोन फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि हमने लास्ट टाइम लेक्चर्स में पढ़ा था, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। फास्टिंग के कारण क्या हो जाता है? कोलेसिस्टोकाइनिन डिक्रीज हो जाता है और बिलियरी स्टेसिस हो जाता है। टोटल पैरेंटेरल न्यूट्रिशन, मतलब जब हम टोटल न्यूट्रिशन, इसे TPN कहा जाता है, एंटेरल यानी मुंह से देना और पैरेंटेरल यानी वेन्स से देना। ठीक है, जब हम वेनस एक्सेस से टोटल न्यूट्रिशन हम पेशेंट को देते हैं, जब पेशेंट की बहुत बड़ी एब्डोमिनल गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है जिसके लिए हमें पेशेंट को न्यूट्रिशन तो देना है बट हम ओरल नहीं दे सकते, एंटेरल न्यूट्रिशन नहीं दे सकते हैं, या फिर पेशेंट जो अनकॉन्शियस है कई दिनों तक, उसे हमें न्यूट्रिशन देना है तो हम उसको पैरेंटरल रूट से, मतलब वेनस रूट से न्यूट्रिशन देते हैं। यदि इस पेशेंट को ज़्यादा दिन तक हम TPN देंगे तो कोलेसिस्टोकाइनिन डिक्रीज़ हो जाएगा, उसके कारण बिलियरी स्टेसिस हो जाएगा। प्रेगनेंसी में भी OCP से भी टोटली बिलियरी स्टेसिस होता है। ऑक्टियोट्राइड थेरेपी। ऑक्टियोट्राइड क्या है फ्रेंड्स? इसमें फार्माकोलॉजी के में भी आपको कुछ क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। सोमैटोस्टैटिन एनालॉग है ये ऑक्टियोट्राइड। उसके कई सारे यूजेस है, एक्रोमेगेली कह लो, अपर GI ब्लीड कह लो, इसोफेजियल वराइसिस कह लो, इसके कई सारे यूजेस हैं। और ये क्या है?
यूनिवर्सल शटडाउन हार्मोन है, यूनिवर्सल शटडाउन इसे कहते हैं। तो इसके कारण कोलिसिस्टिकाइनिन का भी सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है, इसके कारण बिलियरी स्टेसिस हो जाता है। उसी तरह मैसिव बर्न्स में भी बिलियरी स्टेसिस होना बहुत ही आम बात है। और फिर कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स फॉर्मेशन के लिए हमने जो ट्रायंगल में थर्ड मैकेनिज्म पढ़ा था वो था न्यूक्लिएशन। मतलब कि कुछ कोलेस्टेरॉल के पिगमेंट्स आके साथ में क्रिस क्रॉस होके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो एक नाइडस या फिर न्यूक्लियस फॉर्म कर जाता है यदि उसमें इन्फेक्शन हो तो। सो इट इज़ मोर कॉमन ड्यू टू इन्फेक्शन इन बिलियरी ट्रैक्ट या फिर गॉल ब्लैडर। मतलब गॉल ब्लैडर में या फिर बिलियरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन होगा तो ये न्यूक्लिएशन इजीली हो जाता है। सो देयर इज सेंट्रल न्यूक्लिएशन, दैट इज एग्रीगेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होके एग्रीगेट हो जाता है साथ ही में, एंड इन द इन्फेक्शन लीड्स टू द नाइडस फॉर्मेशन। नाइडस यानी एक सेंट्रल न्यूक्लियस हो जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर फर्दर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर वो एक स्टोन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सो ये 3 कॉजेस हमने देखे कोलेस्ट्रॉल स्टोन फॉर्मेशन के। उसमें देखा हमने एक न्यूक्लिएशन देखा, उसमें बिलियरी स्टेसिस देखा और लिथोजेनिक बाइल, ये 3 मैकेनिज्म देखे हमने। सो देखिए, दिस इज़ हाउ योर कोलेस्टेरॉल स्टोन लुक लाइक। अभी जनरली सॉलिटरी मैंने कहा था, बट कई सारे केसेस में ये मल्टीपल भी हो सकता है। ये है गॉल ब्लैडर स्पेसिमेन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पिगमेंटेड स्टोन्स फ्रेंड। पिगमेंटेड स्टोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देर आर 2 टाइप ऑफ पिगमेंटेड स्टोन, वन इज़ ब्लैक, वन इज़ ब्राउन। अभी उसमें ब्लैक स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है? तो मोस्ट कॉमन इज़ ब्लैक स्टोन। So more common than the brown and it is radio opaque. Radio opaque मतलब X-rays और CT scans can pick up, ठीक है। रेडियोलॉजी में एक्सरे और CT स्कैन में ये पिकअप हो सकते हैं, मतलब इसे देखा जा सकता है। जनरली गॉल ब्लैडर स्टोन एक्सरेज में नहीं दिखाई देते हैं, बट ये जो ब्लैक स्टोन्स है ये रेडियो ओपेक है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड है। सेकेंड कॉज क्यों? क्योंकि उनका कंपोजिशन क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये 2 ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन्स की कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको AIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और ये कौन से डिसीजेस में दिखाई देते हैं? सीन इन हीमोलाइटिक कंडीशंस। हीमोलाइटिक कंडीशंस जैसे कि हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस। स्पेरोसाइटोसिस मतलब क्या? हेरिडेटरी मतलब जिनका हेरिडेटरी कॉजेस के कारण आरबीसी जो बायकॉन्केव होता है इसी तरह वो स्पेरिकल हो जाता है, ठीक है। या फिर सिकल सेल डिसीज, सिकल सेल एनीमिया हम सबको पता है कि आरबीसी सिकल शेप का हो जाता है। G6PD डिफिशियंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, इस एंजाइम की डिफिशियंसी। और पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी, ये 2 एंजाइम्स, ये जो आरबीसी की सेल वॉल है उसकी इंटीग्रिटी, एक्चुअली इसकी काफ़ी बड़ी पैथोजेनेसिस है इस डिसीजेस की, ये मैं कभी आपको मेडिसिन लेक्चर्स में बताऊंगा। बट एक मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये दोनों डिसीजेस जो इन दोनों की डिफिशियंसी क्या कॉज करती है? आरबीसी को एकदम फ्रजाइल बना देती है और इसके कारण हीमोलाइसिस बढ़ जाता है। आरबीसी के सेल वॉल की जो इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए दोनों एंजाइम्स का काम रहता है। और ऑल्सो किस में दिखाई देंगे? गिलबर्ट सिंड्रोम में। और प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स, जो हार्ट वॉल्स रहते हैं जैसे बाइकस्पिड वॉल्स है, ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं, या अगर डिसीज्ड हो जाए तो इसमें हम प्रोस्थेटिक यानी आर्टिफिशियल वॉल्स बिठा देते हैं, जिसमें कुछ ऑपरेशंस के नाम है TAVR, वो हम कभी बाद में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। बट जब इस सर्जरीज में पेशेंट जाता है तो उसमें पिगमेंटेड स्टोन्स फॉर्मेशन के बहुत चांसेस रहते हैं। तो देखिए ये ब्लैक स्टोन है, ये गॉल ब्लैडर स्पेसिमेन में ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन इसी तरह दिखते हैं। तो इसमें मैं आपको एक शॉर्टली एक डायग्राम बनाया हूँ कि जॉन्डिस आपको इजीली समझ में आ जाए कि कैसे इसमें हो जाता है। सो ये है, मैंने दिखा दिया, ये हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस में कैसे दिखते हैं आरबीसी, और ये है सिकल सेल डिसीज़ में कैसे दिखते हैं। सो ये आरबीसी जब ब्रेकडाउन होते हैं, कहाँ ब्रेकडाउन होते हैं हमें पता है,
स्प्लीन में ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, स्प्लीन में ब्रेक डाउन होते हैं। मैक्रोफेजेस इनको एनगल्फ करके इसके सेल वॉल को ब्रेक डाउन करते हैं, और जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रहता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में हीम और ग्लोबिन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स निकलते हैं, बचते हैं बिलीवर्डिन। तो बिलीवर्डिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बिलीवर्डिन रिडक्टेज एक अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनाता है। तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड वेसल्स में जाके फिर वो जाता है स्प्लेनिक वेन्स से लीवर की तरफ, पोर्टल वेन्स से होते हुए। तो इस पोर्टल वेन से होते हुए जब ये जाता है तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इसका कॉन्जुगेशन हो जाता है किसमें, हिपेटोसाइट में, लीवर में। अब उसके भी 5 स्टेप्स है, कैसे कैसे होता है, इसको डिटेल में इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सर्जरी लेक्चर है, नॉट पैथोलॉजी। तो ये कॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है ये बाद में सिक्रीट हो जाता है बिलियरी सिस्टम में। तो यदि यहाँ पे हीमोलाइसिस अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन उसका बढ़ेगा। जनरली कॉन्जुगेशन कंपनसेट नहीं होता है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ही बढ़ा रहता है। बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हीमोलाइसिस के कारण गॉलस्टोन्स बनते हैं, तो इसी तरह बनते हैं ताकि ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता रहे और ये यहाँ पे हिपेटोबिलियरी सिस्टम में आके इसमें स्टोन्स बन जाते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ब्राउन स्टोन। ब्राउन स्टोन ये रेयर रहते हैं, ठीक है, बट मोस्ट कॉमन टाइप इन प्राइमरी सीबीडी स्टोन, ठीक है। प्राइमरी सीबीडी स्टोन यानी क्या, जो स्टोन जैसे कि ये गॉल ब्लैडर है, ये हेपेटिक डक्ट है और ये सीबीडी है। कुछ स्टोन यहाँ से ट्रैवल होके, गॉल ब्लैडर से ट्रैवल होके सीबीडी में जाते हैं, बट कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो पहले से ही सीबीडी में ही बनते हैं। उस तरह के स्टोन्स को ब्राउन स्टोन्स कहते हैं। मतलब गॉल ब्लैडर से ट्रैवल होके ना आते हुए कुछ स्टोन यहीं पे बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम ब्राउन स्टोन। वो रेयर होते हैं बट कॉमन कहाँ रहते हैं, सीबीडी स्टोन में। ये किस कारण होते हैं, कोलेंजाइटिस, मतलब ये कॉमन बाइल डक्ट का या फिर बिलियरी सिस्टम का कोई भी इन्फेक्शन होगा तो ये बन जाते हैं, ब्राउन स्टोन बनते हैं। तो इसका कंपोजिशंस क्या है फ्रेंड, इसका कंपोजिशन है कैल्शियम बिलिरुबिनेट, कैल्शियम पाल्मिटेट एंड कैल्शियम स्टीयरेट, ठीक है। ये 3 कंपोजिशन एक बार पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। और ये मोस्ट कॉमनली कहाँ मिलते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्म इन्फेक्शन डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपको ज़्यादा मिलेंगे। वर्म इन्फेक्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये VVIP पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि कौन से इन्फेक्शंस के कारण ब्राउन स्टोन्स बनते हैं। वन इज़ एस्केरियासिस एंड अनदर इज़ क्लोनार्चिस साइनेसिस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। और कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, ये सेकेंडरी होते हैं, प्राइमरी नहीं होते हैं, बट कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण होते हैं, क्लिप्शियला एंड ई कोलाई। इसमें कभी कभी साल्मोनेला भी रह सकता है जो टाइफाइड का है। सो इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण कोलेंजाइटिस होकर ब्राउन स्टोन फॉर्मेशन होते हैं। ये बात समझ लीजिए कि ब्राउन स्टोन इन्फेक्शन से ही फॉर्म होते हैं, उसके अलावा नहीं फॉर्म होते हैं। देन वी विल स्टडी लास्ट टाइप ऑफ स्टोन, दैट इज़ मिक्स स्टोन। मिक्स स्टोन ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन है एशियन पॉपुलेशन में। कितने कॉमन है, तो 90%। बट फिर भी इस स्टोन का 90% कंपोजिशन कोलेस्ट्रॉल ही है, और ये 90% पॉपुलेशन में भी मिलते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स है यहाँ पे, 90% पॉपुलेशन में मिक्स स्टोन्स ही रहते हैं एशिया में, और कोलेस्ट्रॉल उसका 90% कंपोजिशन रहता है, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट वी विल स्टडी कि 80% ऑफ द गॉल स्टोन आर असिम्टोमेटिक एंड रिमेनिंग स्टोन डेवलप सिम्टम ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सिस्टिक डक्ट। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का एपिसोड आता है पेशेंट को और बिलियरी कोलिक डेवलप होता है। बट 80 to 90% पेशेंट असिम्टोमेटिक रहते हैं, वो स्टोन वैसे ही पड़ा रहता है, अनलेस एंड अनटिल वो सीबीडी को ना सिस्टिक डक्ट को ना ऑब्स्ट्रक्ट करें, ठीक है। सो ये स्पेसिमेन देखिए, इसमें चॉकलेट ब्राउन कलर के स्टोन्स है, ये ब्राउन स्टोन्स है। अभी मैं आपको इसका मैकेनिज़्म समझाऊंगा कि कैसे तरह, ये जैसे कि डिओडिनम है, ये स्टमक्स है, स्टमक,
ये ऊपर से स्टमक से डिओडिनम ये आगे कंटिन्यू होता है। जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये वर्म इन्फेस्टेशंस होना बहुत कॉमन है, तो फूड से ये वर्म्स आते हैं। कौन से वर्म्स आते हैं फ्रेंड्स? एस्केरियासिस एंड क्लोनॉर्चिस साइनेसिस, जो 2 वर्म्स हमने पढ़े थे। तो ये जो ये मेजर डिओडिनल पैपिला, इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाया है। सो इससे एंटर हो जाते हैं बिलियरी ट्री में। ये जो मैंने दिखाया ये वर्म्स है, क्लोनॉर्चिस साइनेसिस, और ये वर्म्स यहाँ पे डेड हो जाते हैं। और डेड होने के बाद इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं ई कोलाई से। और यहाँ पे फिर बिलिरुबिन का डिपोजिशन होने लगता है, और बिलिरुबिन के डिपोजिशन के साथ इसके जो डेड पार्टिकल्स हैं या एस्केरियासिस के या फिर क्लोनॉर्चिस साइनेसिस के, ये भी इसका पार्ट स्टोन का बन जाते हैं। इसके कारण स्टोन्स बन जाते हैं ब्राउन। ठीक है, यहाँ पे ब्राउन स्टोन फॉर्मेशन हो जाते हैं। ठीक है, इस वर्म के कारण। सो इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। सो ये है मिक्स स्टोन्स है फ्रेंड्स। ये मिक्स स्टोन्स के मैक्सिमम ये कोलेस्ट्रॉल देख रहे हैं आप, इसमें येलोइश दिख रहा है। ये सारा का सारा 80 to 90% इसमें कोलेस्ट्रॉल ही रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोन। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के कारण हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, ये शॉर्ट डायग्राम बना के मैं इसी में सब कुछ बता दूंगा आपको। तो पीरियोडिक कोलिकी पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन विच इज़ रेडिएटिंग टू अपर बैक एंड शोल्डर। ये पीरियोडिक कोलिकी पेन क्यों होगा? क्योंकि जब यहाँ का स्टोन ट्रैवल होके ये नेक या फिर इन्फेंडिबुलम में जाके फंस जाएगा, तो फंसने के कारण यहाँ के गॉल ब्लैडर का मैकेनिज्म रहेगा टू रिलीव द ऑब्स्ट्रक्शन के कारण इसमें यहाँ पे सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे, तो उसी कारण उसमें पीरियोडिक कोलिकी पेन दिखाई देगा। और जब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, तो इसे कहते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का ये कैलक्यूलस कोलिसिस्टाइटिस का प्रकार है। एक टाइप आता है अकैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस, बट मोस्ट कॉमन 90% ये कैलकुलस रहता है, कैलकुलस के कारण रहता है। ठीक है, देन क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस मोर देन 3 months 6 weeks से ज़्यादा होगा तो उसे हम क्रॉनिक कहेंगे। फिर एम्पायमा, इसमें पस हो जाना, इस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण इसमें पस हो जाना, गॉल ब्लैडर का एम्पायमा। देन म्यूकोसील ऑफ द गॉल ब्लैडर, म्यूकोसील यानी जब ये स्टोन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है गॉल ब्लैडर के नेक में, जैसे कि मैं अभी डायग्राम में दिखा रहा हूँ, और यहाँ के जो सेल्स हैं गॉल ब्लैडर के स्पेशली नेक में ट्यूबुलो अल्विलर सेल्स रहते हैं, वो एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेट करते हैं ताकि यहाँ पे प्रेशर बने और ये स्टोन निकल जाए या फिर यहाँ का प्रेशर रिलीव हो जाए, तब ये गॉल ब्लैडर स्वेलिंग होने लगता है और यहाँ पे म्यूकोसील बन जाता है। देन परफोरेशन ऑफ गॉल ब्लैडर लीड टू बिलियरी पेरिटोनाइटिस। सिर्फ पेरिटोनाइटिस नहीं तो बिलियरी पेरिटोनाइटिस, बहुत ही लीथल कॉम्प्लिकेशन रहता है जब गॉल ब्लैडर परफोरेट हो जाता है। देन कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि गॉल ब्लैडर स्टोन यदि ज़्यादा दिनों तक पड़ा रहेगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा या फिर वो स्टोन का साइज़ बड़ा होगा, देन इट इज़ श्योरली अ प्री कैंसरस स्टेट। देन सेकेंडरी सीबीडी स्टोन, जैसे कि मैंने बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी सीबीडी ये कॉमन बाइल डक्ट है, और सेकेंडरी सीबीडी स्टोन यानी जब यहाँ गॉल ब्लैडर में एक स्टोन है वो यहाँ से ट्रैवल होकर यहाँ पे जाके जब फंसेगा तब इसे हम कहेंगे सेकेंडरी सीबीडी स्टोन। कोलंजाइटिस, इसी सेकेंडरी सीबीडी स्टोन की वजह से कोलंजाइटिस होगा, मतलब ये जो सीबीडी का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इसे हम कहेंगे कोलंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट। इसमें CHD मतलब कॉमन हेपेटिक डक्ट भी हो सकता है या फिर CBD भी हो सकता है। ठीक है, फिर गॉल स्टोन पैनक्रियाटाइटिस, जैसे आपको पता है ये CBD आके पैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ विरसुंग से मिलती है और ये मेजर डिओडिनल पैपिला में खुलती है, ये जैसे कि पैनक्रियाज है। जब ये स्टोन यहाँ पे आके फंस जाएगा तो ये मेजर डक्ट ऑफ वर्सुंग को भी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो इसके सारे सिक्रीशंस के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है।
जिसे गॉलस्टोन पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। वो भी बहुत मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैनक्रियाटाइटिस इन फीमेल रहता है। देन नेक्स्ट इज़ मिरीजिस सिंड्रोम। मिरीजिस सिंड्रोम क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसके टाइप्स रहते हैं, उसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ये एक्चुअली ऑपरेटिव फाइंडिंग रहता है, मिरीजिस सिंड्रोम। देन पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर यानी कैल्सीफाइड गॉल ब्लैडर। ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम अभी कुछ रेडियोलॉजिकल इमेजेस देखते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा। ये एक्सियल व्यू है सीटी एब्डोमेन का, जिसमें ये मैं अभी लीवर दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, और ये जो हाइपर डेंस एरिया आपको जो सर्कुलर दिख रहा है, हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तब हम इको टेक्सचर के बारे में बात करते हैं, और वही जब हम सीटी स्कैन देखते हैं तो हम डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये सर्कुलर जो है हाइपर डेंस जो एरिया है वो कैल्सीफाइड गॉल ब्लैडर है। कैल्सीफाइड गॉल ब्लैडर यानी पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर है। ये पहले माना जाता था ये एक प्री कैंसरस स्टेट है, बट अभी कुछ काउंटर रिसर्च के बाद हमें पता चला है कि ये इतना प्री कैंसरस कंडीशन नहीं है, बट इसका ऑपरेट करके निकालना ज़रूरी है। ये एक्सरे है इरेक्ट एब्डोमेन का, इधर भी आपको दिख रहा है। ये एक कैल्सीफाइड गॉल ब्लैडर है, यानी इसको कहते हैं पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये एक अल्ट्रासाउंड इमेज है जिसमें ये है लीवर है, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर रखा हुआ है, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर फोसा है। ठीक है। और यहाँ पर ये कोलिसिस्टाइटिस हो गया है। ठीक है, मतलब गॉल ब्लैडर की वॉल जो है, अभी आपको मैं अलग रंग से दिखाऊंगा। हाँ, ये गॉल ब्लैडर वॉल है, ये उसकी थिकनेस बढ़ गई है, जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं ऑरेंज से दिखा रहा हूँ, जी भी थिकनेस बढ़ गई है। ठीक है फ्रेंड्स। ये भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड स्टोन है, ये एक हाइपोरिकोइक लीजन दिख रहा है। ठीक है, इसको एक शैडो दिख रही है जिसे हम पोस्टीरियर एकॉस्टिक शैडो, मैं फर्दर स्लाइड्स में बताऊंगा आपको। और यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे पूरा म्यूकस है, म्यूकोसील बढ़ गया है, और ये गॉल ब्लैडर थिकनेस बढ़ गया है। ठीक है। नाउ इन्वेस्टिगेशन फॉर द जीबी स्टोन। सो बेसिक इन्वेस्टिगेशन क्या रहेंगे? अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन हम करेंगे, एक्सरे एब्डोमेन हम करेंगे, सीटी एब्डोमेन, एलएफटी, एमआरसीपी, ये सारे इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। ठीक है। अभी इसमें बेसिकली सबसे सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक कौन सा है, तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन इनफ सफिशिएंट रहता है। ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिखता है? अ सिंगल जीबी स्टोन गिव्स अ हाइपर इकोइक फोकाई इन गॉल ब्लैडर लूमेन विथ पोस्टीरियर अकॉस्टिक शैडो प्रेजेंट। मैं आपको और कुछ स्लाइड्स बताऊंगा, उसमें आपको पोस्टीरियर अकॉस्टिक शैडो अच्छे से दिखाऊंगा। या फिर लार्ज गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर मल्टीपल गॉल ब्लैडर स्टोन में शो WES साइन, वॉल इको शैडो साइन, ये भी मैं आपको फर्दर स्लाइड्स में दिखाऊंगा। एंड इन सम स्टोन, ये रियली गलती से आया, इन सम स्टोन देयर आर ट्राई रेडिएट एंड दे शो मर्सिडीज बेंज साइन। कुछ स्टोन्स रहते हैं जिसमें ट्राई रेडिएट फीचर्स रहते हैं, इसमें एयर ही रहती है बेसिकली, वो मर्सिडीज बेंज साइन। या फिर बाय रेडिएट स्टोन्स भी रहते हैं, इसमें सीगुल साइन, सीगुल एक पंछी है, उसकी तरह साइन हमें दिखाई देती है। ठीक है। सो हम बेसिकली अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करते हैं। जब स्टोन हमें गॉल ब्लैडर में नहीं दिखाई दे रहा है, तो सस्पेक्टेड स्टोन यदि CBD में है तो हम CT एब्डोमेन करते हैं या फिर MRCP करते हैं। MRCP का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलांजियो पैनक्रियाटोग्राफी। ठीक है। और MRCP हम CBD स्टोन में बिल्कुल करना ही करना है, या फिर जिसमें काफ़ी सारे सिस्टिक डक्ट एनामोलीज है, उस पेशेंट में हमें MRCP करना ही करना है बिफोर ऑपरेशन। ये सीगुल बर्ड है फ्रेंड्स, इसी की जो विंग्स है, उस विंग्स की तरह जो शैडो आता है
उसमें हम सीगुल साइन बताते हैं। जैसे कि ये भी एक अल्ट्रासाउंड इमेज है जिसमें ये लीवर की मैं आउटलाइन बता रहा हूँ आपको। ये है गॉल ब्लैडर की आउटलाइन है और इसमें एक बड़ा स्टोन है। उस बड़े स्टोन के कारण पूरे वॉल की इको हो गई है, मतलब पूरे वॉल की शैडो आ गई है। शैडो यानी परछाई। जब हम ऐसे खड़े रहते हैं और यहाँ पे सन हो तो हमारी परछाई ऐसे ऐसे दिखती है पीछे बड़ी। उसी तरह ये अल्ट्रासाउंड का फिनोमिनॉन है। जब बड़ा स्टोन हो या फिर मल्टीपल स्टोन हो तो पूरी वॉल की परछाई दिख रही है ऐसे, जो कि रेडिएटिंग है। ठीक है, इसे WES साइन कहते हैं, वॉल इको शैडो साइन। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ये है आपका लीवर और यहाँ पे है उसका गॉल ब्लैडर फोसा, और गॉल ब्लैडर फोसा में एक स्टोन दिखाई दे रहा है जिसको एक पोस्टीरियर एक शैडो है। शैडो यानी काली परछाई है। परछाई हमेशा ब्लैक रहती है। तो ये है, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये स्टोन है। यदि इसी गॉल ब्लैडर में ऐसे ही एक कोई हाइपर इकोइक फोकाई होता जिसको पोस्टीरियर एक्रोस्टिक शैडो नहीं होती तो हम इसको अलग नाम देते, एडिनोमा, एडिनोमा या फिर एडिनोमेटस पॉलिप, जीबी पॉलिप जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जिसे पोस्टीरियर एक्रोस्टिक शैडो नहीं है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडिटिव पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जब आप मेडिसिन में पढ़ते हैं इसमें भी आपको सीगुल साइन दिखाई देती है, जिसमें इरोसिव देख रहे हैं। जैसे कि ये जो डिस्टल फैलेंक्स है उसका मिडल फैलेंक्स के साथ एकदम कम्युनिकेशन होने के कारण, इरोजन होने के कारण वहाँ के स्पेसेस का लॉस हो गया है और उसमें सीगुल साइन दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लेक्चर को कंक्लूड करते हुए मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि हम पेशेंट को ऑपरेटिव मैनेजमेंट में किस किस तरीके से कर सकते हैं। सो गॉल ब्लैडर स्टोन मोर देन 2.5 सेंटीमीटर या फिर मल्टीपल गॉल ब्लैडर कैल्कुलाई नीड्स टू बी ऑपरेटेड। ठीक है, ऑपरेट कैसे किया जा सकता है फ्रेंड्स? ओपन और लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी यानी हम इसमें स्टोन को नहीं रिमूव कर रहे हैं, हम इसमें कंप्लीट गॉल ब्लैडर को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो कैसे कर रहे हैं मैं आपको शॉर्ट में फर्दर डायग्राम्स में बता दूंगा। और कुछ थेरेपी, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि डिजोल्यूशन थेरेपी, मतलब ऐसी कुछ मेडिसिन देंगे जिसमें स्टोन को हम डिज़ोल्व कर देंगे, गला देंगे। बट इट इज़ नॉट अ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इन अ सिम्टोमेटिक स्टोन एज वेल एज असिम्टोमेटिक स्टोन। कहीं पर भी ये सक्सेसफुल थेरेपी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, एंड इस थेरेपी में हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव से कौन सा ड्रग यूज़ कर सकते हैं? इसमें अरसोडिऑक्सीकोलिक एसिड जो रहता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में UDCA हम कहते हैं। ये 300 mg OD या फिर BD इस डोज से हम पेशेंट को देते हैं। बट ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स में हेल्प करता है। वो भी अगर कोलेस्ट्रॉल स्टोन स्मॉल होगा तो उसकी साइज़ बढ़े ना, इसलिए ये UDCA हेल्पफुल रहता है। बट इट इज़ नॉट अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। एंड व्हाट इज़ द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट? सो कोलेसिस्टेक्टोमी इज़ द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। सो वो ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी हो सकती है या फिर लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी हो सकती है। सो ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी में कोचर इंसिजन हम लेते हैं और लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी हम 4 पोर्ट या फिर सिंगल पोर्ट सर्जरी भी कर सकते हैं। कई जगह पे 5 पोर्ट सर्जरीज भी करती है। सो यहाँ पे मैं आपको और एक पॉइंट बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। आप कहेंगे कि फिर सर जो 2 सेंटीमीटर से या फिर 2.5 सेंटीमीटर से स्मॉल कैलकुलस है तो उनका क्या करना चाहिए? सो ऐसे पेशेंट का जिनका गॉल स्टोन असिम्प्टोमेटिक है और जिनका 2 सेंटीमीटर से कम गॉल स्टोन है तो उनको हम बस सर्वेलेंस अल्ट्रासाउंड एवरी ईयर करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को हमें तुरंत ऑपरेट नहीं करना है। हमें उसको सर्वेलेंस रखना है, हमें उस पर ध्यान रखना है कि वो गॉल स्टोन्स की साइज़ बढ़ती जा रही है, उसकी नंबर बढ़ते जा रहे हैं या नहीं बढ़ते जा रहे हैं। उसको तुरंत ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैलिग्नेंट कंडीशन में कन्वर्ट होने के चांसेस कम रहते हैं। बट यू हैव टू डू अ सर्वेलेंस अल्ट्रासाउंड, हमें देखते रहना है ताकि अगर कोई प्री मैलिग्नेंट कंडीशन दिखे तो हमें तुरंत ऑपरेट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एब्डोमेन है, ये राइट सबकोस्टल रीजन है और उसके नीचे हमने 10 to 15 सेंटीमीटर का एक इंसिजन
देकर हमने ओपन करने पर मसल्स को स्प्लिट करके हम ये ओपन कोलेसिस्टेक्टमी करते हैं फ्रेंड्स। और यह है लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। तो इसमें हम वेरस इंसफ्लेशन या फिर हसन्स इंसफ्लेशन मेथड से अम्बिलिकल पोर्ट रहता है जिसे हम कैमरा पोर्ट कहते हैं, ठीक है, कैमरा पोर्ट करते हैं। ये है सब जेफॉइड पोर्ट रहता है, ये सब कोस्टल पोर्ट रहता है, और ये भी अनदर सब कोस्टल पोर्ट रहता है। इसमें से हम इंस्ट्रूमेंट डालकर, ट्रोकार डालकर हम इंस्ट्रूमेंट से यहाँ से ग्रास्पर से, इस पोर्ट से हम ग्रास्प करके फंडस को ऊपर ट्रैक्शन देते हैं। और कई सारे स्टेप्स इसमें होते हैं फ्रेंड्स, जो आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या फिर इंटर्न लेवल पे इतना समझने के लिए ज़रूरी नहीं है, बट मैं एक शॉर्ट में आपको नेक्स्ट डायग्राम में बताऊंगा कि कोलेसिस्टेक्टमी परफॉर्म कैसे करते हैं। सो चाहे ओपन हो चाहे लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी हो, ठीक है, हमें पोस्टीरियर डिसेक्शन शुरू करना रहता है। हमें इस गॉल ब्लैडर के फंडस को ग्रास्प करते हैं लैप्रोस्कोपिक में और इसको अपवर्ड ट्रैक्शन देते हैं, और ये जो नेक है इनफंडिबुलम को डाउनवर्ड और आउटवर्ड ट्रैक्शन देते हैं, ठीक है। और हम ट्रायंगल ऑफ कैलर्ट्स को विजुअलाइज करते हैं, और विजुअलाइज करते समय हमें सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स को लाइगेट करना है जो गॉल ब्लैडर में एंटर करते हैं। गॉल ब्लैडर में एंटर करने वाले स्ट्रक्चर 2 कौन से हैं? वन इज सिस्टिक डक्ट एंड अनदर इज सिस्टिक आर्टरी। सिस्टिक आर्टरी, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हमें क्लिप से लाइगेट करते हैं या फिर सूचर मटेरियल से लाइगेट करते हैं यदि सर्जरी ओपन हो तो। लाइगेट करके हम इसको बीच में से काट देते हैं फ्रेंड्स, और इस गॉल ब्लैडर को हम कंप्लीट स्पेसिमेन एज अ स्पेसिमेन निकाल के बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। सो इसे कोलेसिस्टेक्टमी कहते हैं। सो इसमें सबसे मेन स्टेप रहती है ट्रायंगल ऑफ कैलर्ट्स को विजुअलाइजेशन करना, और हमें क्लिपिंग करना। किसको क्लिप करना रहता है? हमें सिस्टिक आर्टरी एंड सिस्टिक डक्ट को, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज के लेक्चर को हम कंक्लूड करते हुए हम एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन करेंगे। आज हम क्या पढ़े हैं? सो हमने 3 टाइप्स के गॉल ब्लैडर स्टोन पढ़े हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल, पिगमेंटेड और मिक्स। कोलेस्ट्रॉल के लिए हमने 3 चीज़ें देखी हैं, जिसमें एक रहता है लिथोजेनिक बाइल, एक रहता है न्यूक्लिएशन, और एक रहता है बिलियरी स्टेसिस। लिथोजेनिक बाइल में 3 मैकेनिज्म हमने देखे, इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल, डिक्रीज इन बाइल एसिड लेवल एंड डिक्रीज इन लेसिथिन लेवल, ठीक है। फिर पिगमेंटेड स्टोन में हमने 2 टाइप्स देखे, ब्लैक एंड एक देखा ब्राउन। इसमें से कॉमन कौन सा है? ब्लैक कॉमन है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। ब्राउन इन्फेक्शन के कारण होता है। इन्फेक्शन कौन से टाइप के रहते हैं? एक वर्म इन्फेक्शन रहता है जिसमें एस्केरेसिस है या फिर क्लोनोर्चिस साइनेसिस है, और अनदर इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें दोनों ग्राम नेगेटिव हमने देखे थे, ई कोलाई और क्लिप्शियला। देन हमने कंपोजिशंस देखे, हमने पैथोजेनेसिस देखी सारे स्टोन्स की, हमने इफेक्ट्स देखे जैसे कि एम्पाइमा फॉर्म होना, म्यूकोसील फॉर्म होना, पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर फॉर्म होना, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस, या फिर मिरीजिस सिंड्रोम हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। फिर इन्वेस्टिगेशंस हमने देखे, कई सारे अल्ट्रासाउंड की हमने साइंस देखे, वॉल इको शैडो साइन, पोस्टीरियर एकोस्टिक शैडो, सी गुल साइन, मर्सिडीज बेंज साइन, ये सब साइंस हमने देख लिए फ्रेंड्स। देन मैनेजमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर में हमने देखे कि ओपन एज वेल एज लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी 4 पोर्ट सर्जरी होती है, सिंगल पोर्ट सर्जरी होती है। ओपन में कौन से कोचर्स इंसिजन लिया जाता है? कोचर्स इंसिजन एक नेक सर्जरीज में भी लिया जा सकता है, ठीक है। नेक सर्जरीज में भी कोचर इंसिजन लिया जा सकता है। ये AIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कोचर इंसिजन कहाँ लिया जाता है? तो एक तो एब्डोमिनल सर्जरीज में, जिसमें स्पेशली हम राइट सबकोस्टल इंसिजन कहते हैं, और दूसरा लिखा जाता है नेक, जैसे थायराइड एक्टोमी के लिए दिया जाता है कोचर इंसिजन।